हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2024 में बस अब एक हफ्ता ही बचा है लगभग। तो इस आखिरी हफ्ते में किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। इस तरह की चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई होंगी, कोई और एग्जाम आप देने गए होंगे, आपने देखी होगी मेरी वो वीडियो, तो काफ़ी चीज़ें सिमिलर रहेंगी, थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंट भी होंगी। तो वीडियो एक बार देख लेना 2x की स्पीड पे, जिससे कि आपको एक एक चीज़ पता चल जाए। आप इनमें से कोई मिस्टेक कर रहे हो तो वो गलतियां ना करो आप। ठीक है, रिवीजन का क्या शेड्यूल होना चाहिए, लास्ट हफ्ते में किस तरीके से आपको रिवीजन करनी चाहिए वो भी डिस्कस करूंगा। रिवीजन करने का सही तरीका क्या होता है वो डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत बच्चे रिवीजन तो करते हैं लेकिन जिस तरीके से वो रिवीजन करते हैं उसका फायदा उन्हें एग्जाम में मिल नहीं पाता। ठीक है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना रिवीजन के टाइम पे, उस चीज के बारे में डिस्कशन करूंगा। ठीक है, और एग्जाम के टाइम पे बेसिक किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो सारी चीजों पे डिस्कशन होगा। और टारगेट स्कोर, सबसे ज्यादा स्टूडेंट पूछ रहे थे सर क्या टारगेट लेके चलें सीजीएल 2024 एग्जामिनेशन के लिए। देखो, एक एक्सपेक्टेड आइडिया पे ही मैं टारगेट आपको बता सकता हूँ, बाकी सारी चीजें एग्जाम लेवल पे डिपेंड करेंगे, एग्जाम किस तरीके का आता है और उस हिसाब से सेफ स्कोर भी पता चल पाता है। तो वो एनालिसिस के बाद ही मैं बता पाऊंगा जब एग्जाम हो जाएगा, लेकिन फिलहाल एक आइडिया आप किस तरीके से लेके चलें कि आपको लगे कि हाँ आपकी प्रिपरेशन ठीक लेवल पे चल रही है, वो डिस्कशन कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं टारगेट स्कोर के ऊपर ही बात करता हूँ। सीजीएल 2023 को बेस लेके चलते हैं, जिसमें हमारी अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ गई थी इतनी, ऐसी ओबीसी की इतनी, ईडब्ल्यूएस की इतनी, एससी की इतनी और एसटी की इतनी। टियर 1 को क्वालिफाई किया था लगभग 70,000 एस्पिरेंट्स ने, है ना। और इस बार उम्मीद है कि इससे डबल से ज्यादा कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे, लेकिन अपीयर होने वाले कैंडिडेट ईयर 1 में पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 1.3 1.4 टाइम्स है। और वैकेंसीज अच्छी हैं तो कंपटीशन भी अच्छा है, बच्चे बहुत अच्छे तरीके से इस बार प्रिपेयर कर रहे हैं कंपेयर टू। अगर मैं देखता हूं यहाँ पे पिछली बार कितने मार्क्स पे बच्चों की कट ऑफ क्लियर हो पा रही थी, आप अनरिजर्व कैटेगरी से देखेंगे, शिफ्ट वाइज डेटा देख लो कि कोई भी पर्टिकुलर शिफ्ट उठाई उसमें जैसे 19 जुलाई की शिफ्ट 2 है, ऑल्दो कट ऑफ हमारे 150 नंबर गई थी, लेकिन जिस बच्चे का इस शिफ्ट में 136.44 नंबर आया था उसकी कट ऑफ क्लियर हो जा रही थी। ऐसे यहाँ पे 20 जुलाई की शिफ्ट 3 में 149 मार्क्स पे शायद कट ऑफ क्लियर हो रही थी। कोई शिफ्ट ऐसी है जिसमें 140 नंबर पे, और इस तरीके से चल रहा है। ऐसी ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी आपको पता चल जाएगा। अगर 2023 के पेपर दे रहे हो तो आप इससे रेफरेंस के तौर पे ले सकते हो कि लगभग ऐसा ऐसा स्कोर पिछली बार बच्चे क्लियर कर पा रहे थे और इस बार भी अगर आप इतना लेके आ रहे हैं, क्योंकि देखो पीवाईक्यू पेपर जब आप देते हो तो उस तरह के क्वेश्चंस आप पहले प्रैक्टिस कर चुके हो, तो टीचर से पढ़ रहे हो तो वो हो गया, या आपने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की पीडीएफ देख ली, उससे सॉल्व कर लिए, तो आपको एक पहले से नॉलेज होती है उस क्वेश्चन की, उस टाइप की, तो आप ज्यादा बेटर स्कोर कर पाते हो। तो एक्चुअली में अगर बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम सेम वैल्यू चेंज करके बना दूं मैं आपको, तो आप जितना स्कोर यहाँ पे करा होगा आपने शायद उतना ना कर पाओ। ठीक है, पीवाईक्यू मॉक में तो इसका थोड़ा डिफरेंस आता है, 6 से नंबर तक का डिफरेंस इजिली आ जाता है। तो पिछले साल एवरेज में जो बच्चा इतना इतना स्कोर कर रहा था, अनरिजर्व कैटेगरी में 142, ओबीसी कैटेगरी में 138, ईडब्ल्यूएस में 135, एससी में 119.5 और एसटी कैटेगरी में इतना, तो उसकी कट ऑफ क्लियर हो जा रही थी। ठीक है, तो अभी के हिसाब से अगर आप एक पीवाईक्यू पेपर दे रहे हैं, क्योंकि इस बार वैकेंसी ज्यादा है, तो लगभग इतना इतना अगर आपका प्रीवियस ईयर पेपर में स्कोर आ रहा है 2023 वाले में, तो आप मान के चलिए आपके अच्छे चांसेस हैं आप टीयर 1 की कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो मिनिमम टारगेट सेटिंग जो आप रख के चलेंगे, अगर पेपर का लेवल 2023 जैसा सा आपके एग्जाम में एक्चुअल में आया, तो अगर आप इतना इतना स्कोर रो लेके आ जाते हैं अपनी पर्टिकुलर शिफ्ट में, तो चांसेस हैं कि आप टीयर 1 को क्वालिफाई कर जाएंगे। ये बस मैंने एक छोटा सा आइडिया दिया आपको। ठीक है, कोई भी चीज हम डेफिनेटली नहीं कह सकते थे बिल्कुल ऐसा होगा, लेकिन एक टारगेट रेंज ही हो सकती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे एससी एसटी कैटेगरी के एस्पिरेंट्स है तो उन्हें देखना है यहाँ पे उन्हें कम ही कट ऑफ जाती है, तो उन्हें यहाँ पे जीके पोर्शन पे ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग जिसमें हम फिक्स हो जाते हैं कि हाँ लगभग इतना स्कोर तो आ जाएगा अगर प्रिपरेशन अच्छी है, तो उन पे ज्यादा टारगेट करना चाहिए। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी से है या बाकी किसी कैटेगरी से भी है, टोटल इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग ही 150 मार्क्स लेके आपके लेके चलते हैं, तो उनमें भी अगर आप उन तीनों सब्जेक्ट्स में मिला के अगर टारगेट करके चलें कि 130 प्लस मुझे लेके आना है और बाकी का सेक्शन जीके से जितना भी मिल जाए उतना, तो आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, टीयर 1 में आप श्योरली क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी सीएचएसएल में तो वैकेंसी इस बार काफी थी, लेकिन टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे 36,000 या 40,000 के आसपास बच्चे, सीजीएल में उससे 4 गुना बच्चे क्वालिफाई करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए सीएचएसएल की कट ऑफ हाई जाएगी अगर सीजीएल की थोड़ी कम रहती है सीएचएसएल से। ये जो भी मैं बता रहा हूं ये आपको रो स्कोर के बेसिस पे मैं बता रहा हूं ये टारगेट्स। ठीक है, ये मत सोचना कि कट ऑफ ही इतनी चली जाएगी, कट ऑफ का नहीं पता। ठीक है, अगर एक आधी शिफ्ट बहुत मुश्किल आ गई तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जंप भी कर जाती है। सारी शिफ्ट एक लेवल की बना पाना मुश्किल होता है, एसएससी भी नहीं बना पाती है, तो उस चक्कर में नॉर्मलाइजेशन से बेनिफिट मिलेगा तो वो इन सब में एड ऑन होगा। ठीक,
तो ये मैंने आपको छोटा छोटा आइडिया दे दिया किस तरीके से आप टारगेट लेके चल सकते हैं। 2023 के सारे पेपर मैंने आरबी की वेबसाइट पर डाले हुए, उसमें स्टार्टिंग में कुछ पेपर्स का सॉल्यूशन भी है, बाकी का नहीं है, बाकी आप किसी और प्लेटफॉर्म से भी ट्राई कर सकते हैं। अब और क्या क्या टारगेट स्कोर हमने डिस्कस कर लिया। अब बारी आती है गाइडेंस की कि किन किन चीजों का आप ध्यान रखें। देखो 80 to 90% पेपर आपका प्रीवियस ईयर बेस्ड ही होता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर बेस्ड का मतलब ये होता है एग्जैक्टली पीवाईक्यू के क्वेश्चन कॉपी नहीं हो जाएंगे, ठीक है, वैल्यू चेंज करके सिमिलर स्टेटमेंट्स आपको दिखेंगे एग्जामिनेशन में। जब 80 to 90% हम कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मैथ्स के अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास यहाँ पे 22 से 23 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो एडीजीज आपने देखे हुए होंगे, उसी टाइप के आप कर पाएंगे अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से करा है। 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो आपको परेशान करे, जैसे सीएचएसएल में भी हुआ था, डीआई के कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चंस काफी कैलकुलेटिव डाल देते, तो 102 क्वेश्चन का आपको मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। ऐसी मैथ्स में, ऐसी रीजनिंग में, ठीक है। और इंग्लिश और जीके में तो देखो पीवाईक्यू का क्या ही कहना, उसमें तो वर्ड है, कोई भी वोकैबुलरी का वर्ड डाल दिया आपको सोल्व करना है। एरर्स में तो कह सकते हैं किसी टाइप के एरर्स पूछेगा, लेकिन वोकैबुलरी तो कुछ भी पूछ सकता है। और ऐसे जीके में तो क्वेश्चन एसएससी कुछ भी बना सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ के चलिए कि फिर भी 80 to 90% पेपर आपका इसी तरीके से आएगा। एग्जाम आपका 36 शिफ्ट्स में होने वाला है, ठीक है। 12 दिन एग्जाम चलेगा, 3-3 शिफ्ट में। ये सारे आपको डेट एंड टाइम यहाँ पे दे रखे हैं, तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाइए। आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि आपका एग्जाम किस डेट पे, किस टाइम पे होने वाला है, तो जो आप मॉक लगाएंगे वो आप उसी टाइम पे लगाइए, ठीक है। मॉक का टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है, जिस टाइम पे आपका एग्जाम होना उसी टाइम पे आपको मॉक देना है। अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है तो अभी से अपना रूटीन ठीक कर लीजिए, रात को देर रात तक जाके पढ़ाई करना छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं होगा कि आप रोज रात को 3-4 बजे सो रहे हैं और एग्जाम डे वाले दिन आप 10 बजे सो जाएंगे और सुबह 6 बजे उठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बिना सोए पेपर देने जाओगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो कोशिश करिए कि अपना रूटीन अभी से सही कर लीजिए। बाई चांस एग्जाम डे वाले दिन नींद नहीं भी आती तो अपने माइंड को ट्रेन कर लेना कि 1 घंटे की बात है, दे लेंगे पेपर, ठीक है। डिमोटिवेट मत होना उस चीज को लेके, तो आप बेटर परफॉर्म कर जाओगे, ठीक है। हर टॉपिक से जनरली क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चीज ध्यान रखो। स्टार्टिंग में ऐसा क्वेश्चन मिल गया जो टॉपिक आपने पढ़ रखा उससे आ गए और आप डिमोटिवेट हो गए तो आप पेपर बेकार कर दोगे। किसी क्वेश्चन में स्टक हो गए, मुश्किल क्वेश्चन में, तो आप अपना पेपर बेकार कर सकते हो, ठीक है। आपको रेडी रहना है कि अगर मुश्किल क्वेश्चंस आएंगे तो इजी क्वेश्चंस भी आएंगे। इसलिए हमने आरबी के मॉक में आपको हार्ड पेपर्स की भी प्रैक्टिस करा दी अच्छे से, कि आपको कोई भी दिक्कत ना है, जो लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है, तो किसी भी क्वेश्चन को 2 बार से ज्यादा अटेम्प्ट ना करें। किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करेंगे मैंने आपको पता है, पहले इंग्लिश और जीके सेक्शन, इन दोनों में से कोई भी सेक्शन इंटरचेंज करके फर्स्ट और सेकंड नंबर पे आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपको रीजनिंग करना है और चौथे नंबर पे मैथ्स करना है। बाकी ये उन लोगों के लिए है जो बिगिनर्स हैं, जिन लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, तो वो कहीं से भी स्टार्ट करें। कुछ बच्चे मैथ्स से स्टार्ट करते हैं, उन्हें पता है मैथ्स बहुत अच्छी उन्होंने प्रिपेयर कर रखी है, मुश्किल पेपर आए चाहे इजी आए, उनकी प्रैक्टिस इतनी है कि वो आर्ट ऑफ स्कीपिंग उनकी इतनी अच्छी है कि क्वेश्चन छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, तो वो कैसे भी करो। लेकिन जो बिगिनर बच्चे हैं वो कोशिश करो पहले इंग्लिश और जीके, उसके बाद रीजनिंग और मैथ्स, ठीक है। रीजनिंग में किसी सीरीज वाले क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है। मैथ्स में जो भी क्वेश्चन 3 से 4 लाइन का दिखे वो लास्ट के लिए छोड़ना है। जो टॉपिक नहीं पढ़ रखा उसके क्वेश्चन लास्ट के लिए छोड़ना है। कोई क्वेश्चन नए टाइप का दिखे जिस टाइप का आपने नहीं कर रखा वो लास्ट के लिए छोड़ना है, ठीक है। कोशिश करना है कि आप जब पूरा पेपर एक बार देख लो, कम से कम 10 से 15 मिनट आप अपनी बचा के चलो, जिससे कि पीछे आके आप बाकी के क्वेश्चन जो आपने छोड़े हैं वो रिवाइज कर पाओ। 1 गो में पूरा पेपर करोगे तो आप फंस सकते हो सकता है कि आपके लास्ट के 10-12 क्वेश्चन देखे बिना ही आपका पेपर एंड हो जाए। उस केस में आपके सिलेक्शन के चांसेस खत्म हो जाएंगे। पीवाईक्यू मॉक्स ज्यादा दो एज कंपेयर टू न्यू मॉक्स। अगर आप 2 पीवाईक्यू मॉक दे रहे हो तो उसके ऊपर 1 न्यू मॉक दे सकते हो, ठीक है, जिससे कि आपको एग्जैक्टली आइडिया रहे एसएससी कैसे पूछा है। मेन फोकस आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पे करना है। ऐसा मत करना इस टाइम जीके नया नया पढ़ते जा रहे हो और मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग की रिवीजन करी नहीं, तो पता चला जहां मैथ्स, जीके एंड रीजनिंग में एवरेज में 130 नंबर ला रहे थे आप 150 में से, और जीके में आपका 10 नंबर आ रहा था 50 में से, आप इन बचे हुए दिनों में सिर्फ जीके पढ़ते रहे। ये 10 के तो आपने 12 नंबर कर दिए, एक क्वेश्चन बढ़ा दिया, यहाँ पे 130 के रह गए 120 नंबर। तो आपने मेहनत भी करी और आपका स्कोर कम हो जाएगा और बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, बिल्कुल सिलेक्शन से बाहर हो सकते हो। रिवीजन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है एज कंपेयर टू लर्निंग न्यू थिंग्स, ठीक है। डिटेल्ड स्ट्रेटेजी बनाओ अपनी इस वीक की कि कैसे कैसे करना है। बाकी स्ट्रेटेजी मैं भी शेयर करूंगा कि किस तरीके से हो सकती है। अगर ये देखिए आपके पास कुछ नया करने का टाइम है भी या नहीं है, ठीक है। अगर आपका लास्ट डेज में एग्जामिनेशन है तो फिर भी आप कुछ चीजें ट्राई कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपकी चीजें ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं सारी, रिवीजन भी आपने अच्छे से कर लिया, काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो लेटेस्ट एग्जाम के जो भी अच्छे क्वेश्चन हैं वो आप जरूर करके जाएं। जैसे मैथ्स के तो मैंने सारे आपको करा ही दिए, लेटेस्ट एग्जाम के अच्छे क्वेश्चन, सीजीएल हो चाहे सिलेक्शन पोस्ट हो चाहे सीपी हो चाहे आईबी हो, जो भी हुए 8 से 10 महीने में, सीजीएल 2023 के सारे क्वेश्चंस कराए थे। तो लेटेस्ट एग्जाम के अच्छे क्वेश्चंस आप देख के जाओ अगर आपकी तैयारी अच्छी है। अगर तैयारी कम है
तो उससे फिर उसमें नए क्वेश्चन देखने से बेटर है कि आप जो पढ़ रखा उसे रिवीजन करो। अगर वही रिवीजन नहीं हो पाए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाए, तो नए क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन करके क्या करोगे। ठीक है, तो सीएचएसएल की टॉप क्वेश्चंस की सीरीज दे रखी है, जिनकी तैयारी अच्छी हो चुकी है, वो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी नया क्वेश्चन उन्हें ना दिखे। देखो होता क्या है, जैसे अभी पहले सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम हुआ, उसमें परसेंटेज के 2-3 नए तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, वही रिपीट कर दिया उन्होंने सीपीओ में, और फिर जो सीपीओ में कुछ नया आया वो सीएचएसएल में रिपीट कर दिया। तो सीएचएसएल के जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीजीएल में सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो आपको जब क्वेश्चन नया नहीं लगेगा करते टाइम तो कर लोगे। नए क्वेश्चन करने में दिक्कत सभी को आती है, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट समझना, कर पाना मुश्किल। ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें या कुछ, बस हमें रेडी होना चाहिए कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो भी मैं कर पाऊंगा। ठीक है, तो वो जो भी ठीक ठाक क्वेश्चंस लगे वो सारे इस प्लेलिस्ट में करा रखे हैं, बाकी 2-3 वीडियो हो रहेंगी। बाकी बेस्ट क्वेश्चन जैसे सिलेक्शन पोस्ट के टॉप 50 क्वेश्चन हो गए या सीपीओ के टॉप 50 क्वेश्चन हो गए, ये भी मैंने आप लोगों को करा रखे हैं। और बाकी कुछ बचा हुआ है, कुछ टॉपिक आपको लगता है करना है, लास्ट स्टेज में एग्जामिनेशन है, तो आप इसमें क्रैश कोर्स वाली प्लेलिस्ट से कर सकते हैं। इसमें काफी सारे रिवीजन वीडियोज आपको मिल जाएंगी टॉपिक्स की, और जीके में कुछ अगर आपका रहता है बाई चांस एक आधा सब्जेक्ट रह गया तो उसे, और आपका टाइम भी है एग्जामिनेशन में काफी, तो क्रैश कोर्स से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है एक बार सब्जेक्ट वाइज वेटेज देख लो। जैसे इंग्लिश की वेटेज ये रहती है, लगभग पिछले साल ऐसे ऐसे इतने इतने टॉपिक से इतने इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे, आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा। लेकिन 2-4 चीजें ऐड कर लेना, जैसे जंबल सेंटेंसेस इस बार सीएचएसएल में नहीं आए हैं, तो सीएचएसएल में नहीं आए तो हो सकता है सीजीएल में भी जंबल सेंटेंसेस ना आए। ठीक है, और मेरे ख्याल से एक्टिव पैसिव के भी क्वेश्चंस नहीं थे सीएचएसएल में इस बार, तो वो एक बार वेरीफाई कर लेना। तो बाकी सारी चीजें ये तो हर साल आता ही आता है, तो ये तो आपको अच्छे से करना ही है। उसके अलावा रीजनिंग की मैं बात करता हूँ, टॉपिक वाइज वेटेज आप देख सकते हैं सीजीएल की पिछले साल की क्या थी। उसके बाद आप यहाँ पे जीके की 2022 और 2023 की टॉपिक वाइज वेटेज देख सकते हैं, और यहाँ पे आप मैथ्स की देख सकते हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज वेटेज क्या रही है। तो डीआई के 4 क्वेश्चन 2022 में आए थे, 2023 में 2 क्वेश्चन आए थे। अभी सीएचएस में ज्यादा डीआई पूछ रहा था, तो 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डीआई क्या है। अभी जल्दी मैं डीआई के बेस्ट क्वेश्चन जो सीएचएस में पूछे गए हैं उसकी वीडियो लेके आने वाला हूं, तो वो वीडियो देख लेना, डीआई में दिक्कत नहीं आएगी। अब रिवीजन कैसे करनी है, अगर आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका है तो अभी, क्योंकि अगर मैं एक हफ्ते का रूटीन लेके चलूं तो आप किस तरीके से रिवीजन करेंगे, तो कोशिश करो, देखो डेली बेसिस पे एक तो फुल लेंथ मॉक दे सकते हैं आप, और अगर आपको लगे ज्यादा मैथ्स की प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है तो एक मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, वरना एक फुल लेंथ मॉक लेके चलिए जरूर। अब इसमें क्या होगा, 1 घंटे का आपने पेपर दिया, आधा घंटा उसके एनालिसिस में मान लो, तो 1.5 घंटा हो गया आपका, 1.5 घंटा इधर जाएगा। और ये अवॉइड मत करना, अगर 7 दिन के बाद एग्जाम है तो डेली एक मॉक जरूर दो, चाहे पीवाईक्यू मॉक दो आप, चाहे न्यू मॉक दो। पीवाईक्यू मॉक ज्यादा देना, न्यू मॉक कम देना। ठीक है, 2 पीवाईक्यू मॉक दे रहे हो तो उस पर एक न्यू मॉक आप ट्राई कर सकते हैं। आरबी के 16 लाइव मॉक्स आप लोगों के लिए फ्री रखे हुए हैं, लेकिन जिनकी तैयारी ठीक है वही से ट्राई करें, वरना बेसिक मॉक्स आप कहीं से भी दे सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं मैथ्स की, तो डेली बेसिस पे 3 चैप्टर रिवाइज करते हुए चलो, और 3 चैप्टर्स के सिर्फ अच्छे क्वेश्चन रिवाइज करने, पूरे चैप्टर करोगे तो 500 क्वेश्चन अगर 3 चैप्टर मिला दूं, एक चैप्टर में 200 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन ले लें, तो 150 क्वेश्चन एवरेज में ले लिया, 450 क्वेश्चन आप एक दिन में नहीं कर पाएंगे। तो आपने जब तैयारी करते टाइम जो अच्छे क्वेश्चन हाईलाइट किए होंगे कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा, बस वही क्वेश्चन करो। ठीक है, और वो क्वेश्चन भी कैसे करने हैं, मैथ्स के रिवीजन में इस चीज का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, ये नहीं करना कि कॉपी उठा ली और उससे रीड करना स्टार्ट कर दिया। एग्जाम में रीड करने से कुछ नहीं होगा, आपको पता होगा क्वेश्चन कैसे करना है, जब तक आप खुद से उसे सोल्व नहीं करोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन टाइमली नहीं कर पाओगे, या कर ही नहीं पाओगे, फंस जाओगे कहीं भी किसी भी स्टेप में जाके। तो क्वेश्चन देखा, जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लगता है वो रफ कॉपी अपने साथ लेके बैठो, क्वेश्चन रखा, रफ कॉपी में अपना उसका सॉल्यूशन लिखा, और अब भी जो क्वेश्चन सोल्व ना हो तो उसे फिर से मार्क करो, और एग्जाम डे से पहले 2 दिन पहले एक बार फिर से उसे गो थ्रू करके जाना उस क्वेश्चन को, जिससे कि आपको छूटे ना। इस तरीके से करना है। तो अगर 3 चैप्टर में कह रहा हूं डेली, तो आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, एक चैप्टर के 20 क्वेश्चन मान लो, अच्छे 20 से 30 क्वेश्चन, तो एक दिन में 100 क्वेश्चन के आसपास आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करने हैं आपको, और इसमें आपका पूरे 3 चैप्टर रिवाइज होने जाने चाहिए। ठीक है, 100 भी मैं ज्यादा ही बोल रहा हूं, बल्कि 60 के आसपास, एक चैप्टर से 20 क्वेश्चन, तो 60 क्वेश्चन करने, और इन 60 क्वेश्चन करने में आपको लगेगा 2 घंटे तक लगेंगे, एवरेज में 2 मिनट जाएगा, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन थे जो आपसे नहीं हुए थे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप 2.5 घंटा दीजिए। ठीक है, 2 दिन तक दोगे तो आपकी कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी। रिवीजन का तरीका सेम रीजनिंग में भी, कि जो जो क्वेश्चंस आप पहले तो एक बार थ्योरी एक बार देख लो, अगर बहुत टाइम हो गया रीजनिंग रिवाइज किए हुए, और उसके बाद थ्योरी आपने एक बार सारी की सारी देख ली, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे थे वो कर लिया। मॉक के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें आप पैटर्न में फंसे थे, नहीं कर पाए थे, कहीं भी आपने मॉक्स दिए वो सारे अलग से सेपरेट कॉपी बना रखी होगी आपने, तो उस कॉपी से कवर कर लिया। ठीक है, अब जैसे मैथ्स में बात कर रहा था, तो मैथ्स में कुछ टॉपिक्स होते हैं जो ज्यादातर बच्चों के फंसते हैं, जिन्हें दिक्कत आती है उनमें, जैसे कि इलेक्शन वाले क्वेश्चंस हो गए, उसमें कई बार फंस जाते हैं बच्चे। या फिर अगर मैं बात करूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शनल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, कई बार उसकी रिवीजन नहीं रहती है, उसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं पता होती, तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। इसके बाद वेन डायग्राम वाले सवाल होते हैं, उसमें दिक्कत आती है बच्चों को परसेंटेज टॉपिक में ही।
टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, रेस वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। टाइम एंड वर्क जनरली सभी बच्चे कर लेते हैं। उसके बाद एवरेज चैप्टर में हाई कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें दिक्कत आती है जिसमें डेविएशन से करते हैं, तो वो चीज हो गई। सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट वाले जो सवाल हैं वो। अब देखो सीजीएल 2023 के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट का एक भी सवाल नहीं था, और ना ही सीएचएसएल 2024 के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। तो और क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट से पूछे हैं, तो बाकी देखते हैं इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है या नहीं पूछता। तो ये इंस्टॉलमेंट में ज्यादातर बच्चों को थोड़ी दिक्कत रहती है। उसके अलावा फॉर्मूला भूल जाते हैं अलजेब्रा में, तो फॉर्मूला ज्यादा अच्छे से रिवाइज करना है अलजेब्रा के, ज्योमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री में खास तौर पर हायर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भूल जाते हैं, तो वो अच्छे से रिवाइज करके जाना। बस इन टॉपिक्स की थोड़ी ज्यादा रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो ये मॉर्निंग में एक छोटी कॉपी बना लेना जिसमें इंपोर्टेंट चीजें इन टॉपिक्स की जो है वो लिख लेना, और जो एग्जाम से पहले कम से कम 2 बार रिवाइज कर लेना, जिससे कि दिक्कत ना आए, ठीक है। गैप नहीं होना चाहिए इसमें। इंग्लिश में वोकैबुलरी जो भी पढ़ी, कुछ नई वोकैबुलरी नहीं सीखनी, बस उनकी रिवीजन करनी है। रिवीजन कैसे करनी है, जैसे बचपन में करते थे, वर्ड लिखे हुए हाथ लगा दो सॉल्यूशन पे, और उनकी वो भी हाईलाइटेड वर्ड जो आप बार बार भूलते हो, हाथ लगाओ, देखो आपको मीनिंग याद है या नहीं है। नहीं याद है तो फिर से मार्क करो, एग्जाम से पहले एक बार और करना उसकी रिवीजन, जो हो जाए अब एक बार की में उसे छोड़ दिया। और ग्रामर अपनी जो नोट्स बना रखे हो उससे क्विकली रिवाइज कर लो, डेट्स इट। जीके में 1 से 2 सब्जेक्ट आपको डेली लेके चलना है। देखो अगर सारी चीजें करोगे, अभी रूटीन बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जीके में भी क्या होता है कि मान लो आपको कोई टॉपिक का रिवीजन करना है, तो आपने टॉपिक देखा, अभी क्योंकि टाइम कम है तो आप थोरली स्कैन करेंगे सारी चीजें स्कैन करने का मतलब है पेज खोला आपने, फटाफट से रीड कर लिया, आप आगे बढ़ते रहे, ठीक है। वरना जो बेटर तरीका होता है जीके याद करने का, कि कोई भी टॉपिक है, मान लो आप क्या कहते हैं पॉलिटी रिवाइज कर रहे हैं, तो उसमें आर्टिकल किसी पे गए, आर्टिकल 16 पे गए आप, तो आर्टिकल 16 आपने जैसे देखा उस पर हाथ रख के आपको खुद सोचना है उसके बारे में क्या क्या चीजें आपने पढ़ी थी, और फिर नोट से आप रिवाइज करो, देखो उसमें क्या क्या चीजें मेंशन्ड है, उस तरीके से आपकी रिवीजन होती है। फिर आपको जो पॉइंट्स आपके दिमाग में नहीं आया वो रीड कर लिया, उसे हाईलाइट कर लिया। जनरल तरीका ये होता है, लेकिन अभी फिलहाल टाइम कम है तो एक बार बस गो थ्रू, ऊपर से गो थ्रू रीड भी कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और बाकी जो अब तक इतने मॉक्स आपने दिए उनमें जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, ठीक है, वो क्वेश्चन एक बार खुद से सोल्व जरूर कर लेना एग्जाम से पहले, वरना मॉक में जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिले, जो एक्स्ट्रा नॉलेज मिली, वो यूज नहीं कर पाओगे एग्जाम में आप, ठीक है। और अपनी जो गलतियां मॉक्स में आप जो गलतियां करते हैं उन गलतियों को लिख लो, ठीक है, कि हाँ मैं मिस्टेक्स करता हूं, जिससे कि एग्जाम में ना करो। जैसे कि बहुत बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं। सिली मिस्टेक कहां करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ा, वो कई बार पूछा है कि हमसे डायमीटर बताओ, वो रेडियस निकाल के आंसर को छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन की जो लास्ट लाइन है ना वो अच्छे से रीड किया करो, जिससे कि दिक्कत ना आए, ठीक है। कई बार हाफ वर्क पूछा होता है, आप फुल वर्क निकाल के आ जाते हो, ठीक है। तो लास्ट लाइन एक बार दोबारा रीड कर लोगे क्वेश्चन की तो कभी गलती नहीं करोगे, स्लिंग मिस्टेक्स कम होंगी, ठीक है। दूसरी चीज, डेली बेसिस पे अगर कैलकुलेशन की प्रैक्टिस छूट रही है तो एडिशन की और मल्टीप्लीकेशन की सुबह 10 से 15 मिनट देके प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे कि कैलकुलेशन से घबराओ ना एग्जाम टाइम में। और तीसरी चीज ये हो गई, जैसे रेशियो के क्वेश्चंस आते हैं उसमें कई बार रेशियो को इन्वर्स करके पूछ लेते हैं, ठीक है। मान लो सॉल्ट और वाटर का रेशियो दे रखा है, लास्ट में पूछ लिया वाटर रेशियो सॉल्ट, ठीक है। तो ये चीज अच्छे से रीड कर लेना मिक्सचर का अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो ये कुछ छोटी छोटी मिस्टेक जो सभी बच्चे करते हैं, और जो अभी एग्जाम अभी रिसेंट में हुए हैं, ठीक है, अगर टाइम मिले तो उनके अच्छे क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया था वो आप एक बार देख लेना। प्लेलिस्ट वगैरह आप लोगों के साथ शेयर कर दी, रिवीजन का तरीका मैंने आपको बता दिया है। डेली रूटीन कुछ इस तरीके से हो सकता है कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना है, गलती से 3 आवर्स लिखा हुआ है, 3 आवर्स के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 1.5 आवर्स तो आप क्या दे दे जो मॉक आपने दिया वो, और उसके लिए 1 घंटे में मॉक दिया, उसका एनालिसिस किया। अगर मैथ्स का एक सेक्शनल टेस्ट देना है तो वो भी दे सकते हैं, और बाकी 1 घंटा आप लगा सकते हैं उस चीज में जो मॉक्स आपने अभी तक दिए। अगर जिन बच्चों ने बहुत ज्यादा मॉक्स दिए हैं, ठीक है, हो सकता है आपने 60 मॉक्स दिए, आपने 70 मॉक्स दिए, तो डेली बेसिस पे 10 मॉक्स उठाओ, उनका एनालिसिस करो, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं हुए थे उसे सोल्व करो, ठीक है। रीजनिंग और मैथ्स के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जीके में अगर आप अभी मॉक दे भी रहे हैं तो जीके के क्वेश्चंस का एनालिसिस करने का कोई फायदा नहीं है अभी के टाइम पे। जीके में बस ये देख लो जो क्वेश्चंस आपके सही हुए वो क्या है और जो गलत हुए वो, जो आपसे छूट गए उसको कोई फायदा नहीं। जरूरी थोड़ी ना जो मॉक में क्वेश्चन आएगा वही आपका एग्जाम में एडिट क्वेश्चन आ जाएगा, उसकी चांसेस बहुत कम है। जीके में हजारों क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, एग्जामिनर क्या पूछे नहीं कह सकते, ठीक है। तो बेसिक चीजें आपको ये करनी है कि, और जीके में अभी के टाइम पे क्योंकि 1 हफ्ता बचा हुआ है तो जो भी आप मॉक देंगे उसके कॉपी में दोबारा सारा का सारा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। वो एग्जाम टीयर 1 एग्जाम देने के बाद अब नोट्स वगैरह बनाना, अभी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट, या बुकमार्क करके अगर मॉक टेस्ट में आपको ऑप्शन मिल रहा है तो बुकमार्क करके छोड़ दो, या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लो, उससे रिवाइज कर लो। अब बाद में जब पेपर हो जाए टीयर 1 का तो अपनी जो नोट्स है जिसमें आप मेंशन करते हो कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए उनका सॉल्यूशन लिखते हो, उसमें टीयर 1 के बाद काम करना अभी, ठीक है। कम से कम टाइम में आपको बेस्ट ज्यादा से ज्यादा आउटपुट चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। मैथ्स के अंदर आप जैसे डेली बेसिस पे डे 1 का टारगेट बताऊं तो ये 3-4 टॉपिक्स आप ले सकते हो। फिर रीजनिंग कर लिया, 2.5 घंटे में 50% तक आपका रीजनिंग कवर हो जाएगा, और इंग्लिश की बात करूंगा तो 50%
आप ग्रामर के रूल्स कर सकते हो, इस तरीके का टारगेट। सेम चीज नेक्स्ट डे आप रिपीट करेंगे, फिर उसमें अब टॉपिक चेंज होते रहेंगे। यहाँ पे मैंने मैथ्स के टारगेट चेंज कर दिए, ऐसे रीजनिंग है और आपके पास फिर इंग्लिश है। फिर उसके बाद डे 3 पे आओगे तो डे 3 में फिर यहाँ पे अलग टॉपिक्स हो गए। फिर डे 4, डे 5, डे 6 एंड डे 7। कुछ इस तरीके से मैंने आप लोगों को एक रूटीन बताया है कि कैसे आप फॉलो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है ये फॉलो करना, आप अपने हिसाब से खुद से रूटीन बना सकते हैं। बस ये कर लो भैया, जिस दिन आपका एग्जामिनेशन है, सपोज करो आपका एग्जामिनेशन है 12 तारीख को, ठीक है, तो आपके पास कितने दिन है? आज 2 तारीख को अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो 3 से लेके 10 तक अगर मैं देखूं तो आपके पास कितने दिन हो गए? 8 दिन हो गए, है ना। टारगेट जो भी बनाओगे आप ये 7 दिन के बनाना, ठीक है, या 6 दिन के। पूरा कोर्स इतने टाइम में कवर करने की कोशिश करना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? ठीक है, देखो 11 एग्जाम डे से पहले दिन तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, उसे खाली रखना। इंपॉर्टेंट चीजें कुछ रिवाइज करनी है तो वो को देख लेना, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। और बाकी क्योंकि 1-2 दिन आप इसलिए लेके चलो, मान बाई चांस आपकी तबीयत खराब हो गई अभी रिवीजन करते टाइम, किसी दिन आप नहीं पढ़ पाए उस दिन, तो क्या वो सारा का सारा टॉपिक जो आपको रिवाइज करना था वो आप छोड़ देंगे? नहीं। तो आप उस चीज को भी फैक्टर में लेके चलो। मान लो घर पे गेस्ट आ गए, आपको कहीं जाना पड़ गया इमरजेंसी में, तो आपको तो रिवीजन वाला पोर्शन रह जाएगा ना। तो बिल्कुल कभी भी जो टारगेट्स बनाओ कट थ्रोट मत बनाओ कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक खत्म होंगे हमारे टारगेट। उससे 2 दिन का एडवांटेज वो लेके चलो। कई बार होता है ना, हम रिवीजन जब स्टार्ट करते हैं तो एक पर्टिकुलर टॉपिक को हमें रिवाइज करना है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 8 घंटे में रिवाइज होगा। मतलब एक दिन का टारगेट हमने रखा कि 8 घंटे रिवीजन करूंगा, 8 घंटे में ये टॉपिक्स करूंगा। भाई उसमें लग गए आपको 12 घंटे, तो 12 घंटे ज्यादा टाइम लग गया, तो एक दिन में कैसे निकालोगे आप इतना? आप लिमिटेड ही तो पढ़ सकते हो एक दिन के अंदर। तो उस केस में आपके कुछ टारगेट अगले दिन के लिए ड्यू हो जाएंगे, तो लास्ट में अगर 1-2 दिन एक्स्ट्रा बचे हुए होंगे तो फिर भी आप उसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जिनका भी 9 तारीख को एग्जाम है तो उन्हें और ज्यादा कंसाइज चीजें करनी पड़ेगी। उन्हें कोशिश करनी है 4 से 5 दिन में सारी की सारी चीजें खत्म कर लो, जो भी पढ़ना है, जो भी रिवीजन करनी है सारा। एक दिन तो एटलीस्ट एग्जाम डे से पहले वाला दिन आपको बचाना, और उससे भी एक दिन का एडवांटेज इसलिए लेके चलना है कि कुछ छूट गया बाई चांस, या किसी कोई इमरजेंसी आ गई तो मैं कर लूं। अपनी हेल्थ का इस मोमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान रखो। ज्यादा बाहर का खाना बंद कर दो। एग्जाम से पहले बीमार पड़ गए, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। अपने घर में रहो, आराम से थोड़ा बहुत वॉकिंग वगैरह करते रहो और अपना रूटीन सही रखो इस टाइम पे, ठीक है। हेल्थ खराब हो गई, पेपर खराब हो जाएगा, पूरे साल भर की मेहनत बेकार हो जाएगी। छोटी छोटी चीजें जो मैं बता रहा हूं, लेकिन इनका ध्यान रखिए, ठीक है। और बाकी बस यही कहना चाहूंगा कि अच्छे तरीके से पेपर देना, पैनिक मत होना, ठीक है। कम से कम यूट्यूब का इस्तेमाल करो अभी के टाइम पे। जो भी चीजें हैं सबसे पहले अपना रिवीजन करो। जब रिवीजन हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर कितना मर्जी यूट्यूब चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितना ज्यादा आप अलग अलग चीजों की तरफ मूव करेंगे, जितना ज्यादा अलग अलग चीजें देखेंगे, उतना ज्यादा आपके माइंड में पैनिक क्रिएट होगा। कोई चीज आपकी छुट्टी भी है, वो कवर करनी है तो कर लो। जब पढ़ाई करो इंटरनेट को ऑफ रखो, जिससे कि ज्यादा नोटिफिकेशंस आपके पास ना आए, ठीक है। जितना भी पढ़ाया उसे रेस्ट्रिक्ट करो और देखो कि उसका रिवीजन क्या आप टाइमली कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। अगर वो हो सकता है तभी आप आगे नई चीजें करो, अदरवाइज नहीं करो, ठीक है। बस आप लोगों से यही अलविदा लेता हूं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।